नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आज जो है हम संविधान के इस सेशन में आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका उसका नाम होने वाला है क्या, आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको पता पड़ना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से आपके अधिकार हैं। पिछली क्लास में हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था कि नागरिकता क्या होती है, कि किसी देश में या हमारे भारत देश में रहने के लिए कौन कौन सी हमें आवश्यकताओं की जरूरत होती है। अब यही हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप बताइए क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं। अरे बोलिए यस या नो। अगर आप लोग रेडी हैं तो कमेंट करके आंसर दीजिए, जिससे कि हम इस क्लास को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखिए, आज जो है हम मौलिक अधिकार का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो इसमें आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं हम आज इसमें। तो हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन इसमें, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मौलिक अधिकार। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग, क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो हम इसमें देख रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सर्वप्रथम बात आती है कि मौलिक अधिकारों की जरूरत क्या पड़ी। तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या होता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं, है ना, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकता है। पहले ऐसा कोई आपके मौलिक अधिकार नहीं थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोगों पर अत्याचार पे अत्याचार बढ़ते गए। ऐसे ही एक देश हुआ करता था, ऐसे ही एक देश हुआ करता था। तो अपन की आवश्यकता की बात करते हैं। एक देश हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांस। कौन सा देश था आपका, फ्रांस। तो याद रखना, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यही एक देश हुआ करता था जिसका नाम क्या था आपका, फ्रांस। तो फ्रांस में क्या था आपका कि एक राजा हुआ करते थे वहां के, जिनका नाम था लुइस 16वां। लुइस 16वां ने क्या किया, आपको जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। कोई भी अधिकार नहीं थे जनता के पास, खाने पीने की भी सुविधाएं नहीं थी। राजा बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब जनता परेशान हो गई। आपकी क्या हो गई, अरे बोलो क्या होगा, जनता परेशान हो गई। और आपको पता, अति तो हर चीज की बुरी होती है। यही हुआ कि राजा जनता को ज्यादा ही परेशान करने लगा। तो जनता ने एक दिन मिलकर, याद रखना, जनता ने जो है एक दिन मिलकर सब लोगों ने एक गुट बनाकर राजा को फांसी दे दी। किसको फांसी दे दी, राजा को फांसी दे दी गई। यह देखकर कहते हैं ना, या तो अपने अनुभव से सीखो, या अगर ज्यादा दूर तक जाना है तो दूसरे के अनुभव से सीखो। अगर अपना अनुभव लेने जाएंगे तो बस समय निकल जाएगा। ये आपको याद रखना। तो फ्रांस जो था, फ्रांस में कब की बात चल रही है आपकी, तो फ्रांस में आप लिख लेना, समय था आपका 1789। कौन सा समय था आपका, 1789 में फ्रांस के जो राजा थे, यहाँ के सम्राट हुआ करते थे, जिनका नाम था क्या, लुइस, क्या नाम था, लुइस 16वां। क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था लुइस 16वां। इसने क्या किया, जनता के अधिकारों का हनन कर लिया। इसने इसने क्या किया था आपका, तो जनता के अधिकारों का हनन कर लिया। जब जनता के अधिकारों का हनन कर लिया, तो याद रखना, एक दिन ऐसा आया जब जनता ने ही, किसने, जनता ने ही, तो जनता ने ही इनको क्या दे दी, फांसी दे दी। जनता ने मिलकर, जनता ने मिलकर राजा को फांसी दे दी। राजा को क्या दे दी भैया, फांसी दे दी। अब ये याद रखिए, जब राजा को फांसी दे दी तो यह सब बात जो थी
अन्य देशों तक भी पहुंच गई। जब अन्य देशों तक पहुंची तो इसी को देखते हुए आपको याद रखना, जब सबको बात पता पड़ी तो इसी को देखते हुए आपके अमेरिका, किसकी बात आती है आपकी, तो याद रखना इसी को देखते हुए अमेरिका ने 1781 में, कौन सी डेट थी आपकी, सॉरी 1791 में, कब, 1791 में बिल ऑफ राइट्स, बिल लिख लेना आप, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जनता को अधिकार प्रदान किए, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से नाम से जनता को अधिकार प्रदान किए। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे इनको जो जाना जाता है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, किस नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से इनको जाना जाता है। यही याद रखना। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, क्या हुआ, अमेरिका जो था वो स्वतंत्र कब हुआ था, तो आपको याद रखना अमेरिका स्वतंत्र हुआ था कब, 1776, और इसने 1791 में क्या कर दिया, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जनता को क्या कर दिए, मौलिक अधिकार प्रदान किए, मौलिक अधिकार प्रदान किए। अब क्वेश्चन एक और आता है कि इन्होंने तो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अधिकार दे दिए हैं, है ना, जब अधिकार दे दिए हैं तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है, क्या भारत में जो व्यक्ति है मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है या नहीं कर सकता, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, नोट लगा लीजिए आप। पहले हम बात करते हैं अमेरिका, अमेरिका के नागरिक, अमेरिका के नागरिक मूल अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। अमेरिका के नागरिक जो हैं मूल अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। अब लेकिन भारत की बात आती है, भारत में क्या है, एक बार बताओ पहले आप कि जब आपका जन्म हुआ था क्या आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था कि हम मूल अधिकार दे दीजिए भारत के, अरे बोले भरे था कि नहीं भरा था, तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं भरा, जब तुम छोटे से थे। कैसे थे, छोटे से थे, हमें क्या पता, हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो याद रखना कि भारत सरकार ने कहा है, हमारा संविधान कहता है कि जब आपको बिना मांगे कुछ दिया गया था तो अब आपको जो है आपको मांगने पर भी आपसे मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। याद रखना कि अमेरिका, अब हम बात करते किसकी, में भारत में व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, का त्याग नहीं कर सकता। अब यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना भी चाहता है ना तो वो मर भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपने, हाँ वो अब आपका सर हमने तो सुना है कोई लोग फांसी लगा लेते, हाँ ये बात एक अलग है कि अब आप अकेले बैठ के कहीं कुछ कर लो, आप सबको बता के कुछ नहीं कर सकते, आपको पुलिस उठा के जेल में ले जाएगी। इतना याद रखना कि भारत में जो व्यक्ति हैं वो मूल अधिकारों को क्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, इतना आपको याद रखना। और भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से प्रेरित हैं, ये भी हमें याद रखना है। यानी भारत में, यही लिख लीजिए आप, भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं आपके, अमेरिका से प्रेरित, अमेरिका से प्रेरित। अब क्या हुआ कि देखिए राजा था फ्रांस का, उसको फांसी दे दी, इसको देखकर अमेरिका ने अपनी जो
संविधान था, वहां पर इनको मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया। जब ऐसा हुआ फिर क्या हुआ, अब हम पढ़ने वाले कब को भारत में इसकी मांग उठाई गई। तो आप लिख लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम जो है आपके मौलिक अधिकारों की मांग, तो हम क्या लिखेंगे, आपके हेडिंग डाल लीजिए आप, मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी। तो देखिए अब हम बात करते हैं पहले कि सर्वप्रथम बात कब की गई थी। तो सर्वप्रथम इसकी जो मांग कब की गई थी, वो कब की गई थी आपकी, तो याद रखना 1885 में। कब की गई थी आपकी, सॉरी 1895 स्वराज विधेयक के नाम से, 1895 में कहाँ की गई थी आपकी, स्वराज विधेयक। ये आपको याद रखना, कहाँ पर की गई थी आपकी, स्वराज विधेयक में। कब की गई थी आपकी, 1895 में। और मांग करने वाले जो थे, मांग की थी किसने आपके, तो उनका भी नाम लिख लीजिए। मांग करने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे आपके, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, स्वराज पत्रिका जो चलती थी उसके माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम जो बात रखी थी कि हमें हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, फिर एक और डेट आती है आपकी, कब, 1917। कौन सी डेट आती है आपकी, 1917। तो 1917 में याद रखना कांग्रेस के मंच से इसकी मांग की गई थी। याद रखना कब, तो 1917 में कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से मांग की गई। अभी केवल चल ही रहा है कि हमारे पास ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब और क्या हुआ, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, 1917 के बाद एक डेट आती है जिसका नाम है 1925। तो 1925 में, है ना, याद रखो एनी बेसेंट द्वारा मांग की गई, ठीक है ना। अब याद रखिए 1925 में किसने मांग की आपकी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने मांग की। अगर आपसे पूछा जाए कि एनी बेसेंट ने जो है आपके मौलिक अधिकारों की मांग कब की, तो आप बताएंगे 1955 में। किस नाम से, तो आप याद रखना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। कहां पर मांग की थी इन्होंने, तो याद रखना इन्होंने जो मांग की थी उसका नाम लिख लीजिए आप, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन्होंने कहा था कि हमें जो है भारत के लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। अब याद रखना कि उनके पास कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। 1895 के बाद 1917, फिर 1925 हो गया है। अब जो अगली डेट आती है आपकी, वो भी लिख लीजिए आप। 1925 के बाद एक बहुत इंपोर्टेंट डेट आती है, वो है 1928। कौन सी आती है आपकी, अरे बताओ कौन सी डेट है आपकी, तो आप बताएंगे यही डेट जो आती है वो लिख लीजिए 1928। 1928 में आई थी आपकी नेहरू रिपोर्ट। क्या आई आपकी, तो नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। किसमें की गई थी आपकी, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। अब देखिए जब नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई है, तो नेहरू रिपोर्ट को लाया कौन था, नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था इनका, मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग। अब देखिए फिर और समय में परिवर्तन हुए, है ना। तो जब समय में परिवर्तन होते हैं तो यही एक और डेट आती है आपकी जिसका नाम था 1931। कौन सी डेट आती है आपकी, डेट याद रखना कौन सी डेट थी आपकी, 1931। 1931 में मांग की गई थी कहां पर, कराची अधिवेशन। कहां पर की गई थी आपकी मांग, तो याद रखना मूल अधिकारों की मांग कहां की गई थी आपकी, कराची अधिवेशन में। इसी के बाद जो है आपके जो है कराची अधिवेशन में जो है आपके कांग्रेस ने
मूल अधिकारों की मांग को स्वीकार किया कांग्रेस ने, आधिकारिक रूप से अधिकारों की मांग की। उसके बाद जो है 1931 में हुए आपके क्या, जिसका नाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ था आपका, यहीं पर हुआ था आपका क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो यही में याद रखना गांधी जी ने, किसने, गांधी जी ने मूल अधिकारों की मांग की, मूल अधिकारों की मांग। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें मूल अधिकारों की मांग किसने की आपकी, तो आपके गांधी जी ने मांग की थी। फिर यही हम बात करते हैं, जब गांधी जी ने अपना प्रस्ताव सब लोगों के सामने रखा तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा आपका, तो प्रभाव ये पड़ा कि जो उस समय 1935 में, याद रखना उसका नाम, एक समिति जिसका नाम था संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, क्या नाम था, संयुक्त संसदीय समिति ने जो मूल अधिकारों की मांग थी, ने मूल अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अब जब मूल अधिकारों की मांग इन्होंने भारतीयों ने बहुत जोर से उठाई है ना, जिसको संयुक्त संसदीय समिति ने क्या कर दिया था आपका, अस्वीकार कर दिया था। तो याद रखना 1935, जिसको याद रखना 1935, जिसको हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम में जो है आपके मौलिक अधिकारों की मांग को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और आगे समय बढ़ता गया, समय बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद डेट आती है 1945। कौन सी आती है आपकी, 1900 जो है 45 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था तेग बहादुर सप्रू कमेटी। क्या नाम था उसका, तेग बहादुर सप्रू कमेटी, है ना, जिन्होंने मौलिक अधिकार उन्होंने कहा कि संविधान में रखे जाने चाहिए। इसने क्या कहा, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार संविधान में रखे जाएं, ऐसा इन्होंने कहा। किसने कहा था, तो याद रखना तेग बहादुर सप्रू कमेटी ने 1945 में कहा। जब ऐसा कहा तो धीरे धीरे और परिवर्तन हुए इनके कहने के बाद। फिर और क्या हुआ, कहने के बाद फिर अगली बात आती है, एक संविधान समिति बनी। क्या बनाई गई थी आपकी, संविधान समिति जो आगे चल के बनती है। तो संविधान समिति ने ना मौलिक अधिकारों पर एक समिति बनाई गई। तो जो संविधान समिति थी जो किस पर बनाई गई थी आपकी, याद रखना यही कार्य कर रही थी आपकी, किस पर, मौलिक अधिकारों पर। किस पर कार्य कर रही थी आपकी, मौलिक अधिकारों पर ही कार्य कर रही थी। संविधान समिति ने जो है मौलिक अधिकार पर कार्य करते हुए, है ना, याद रखना इसी के लिए इसके अध्यक्ष जो थे, संविधान समिति के लिए, है ना, जब मौलिक अधिकारों की बात चल रही थी तो इसके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था सरदार पटेल, सरदार
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक ना। यही अगर आप बात करें तो उप समिति भी जो थी मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सी थी आपकी, एक उप समिति भी थी। उस उप समिति का नाम क्या आपका, उप समिति के अध्यक्ष हुए करते थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, तो उनका नाम लिख लीजिए, क्या थे आपके, जेबी कृपलानी। क्या नाम था उनका, जेबी कृपलानी। अब बात क्या आती है, इसमें निर्णय लिया गया था कि मौलिक अधिकार संविधान में रखे जाएंगे। इन्होंने क्या कहा था इस समिति ने, तो इस समिति ने कहा कि जो मौलिक अधिकार संविधान में रखे जाएं। तो याद रखिए अब आप कि जब इतनी सब प्रावधान आपके आए तब जाके जो है आपके मौलिक अधिकार संविधान में शामिल हो पाए। बहुत बड़ा संघर्ष था, कुछ अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, तो अंततः एक समय बाद मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को प्राप्त हो चुके थे आपके। अब याद रखना कि इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता भी याद रखना, किसकी, मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है, विशेषता क्या रखी गई थी, तो वो भी आपको याद रखना कि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से ही होगा, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसमें याद रखना विशेषता क्या हुई फिर बाद में, मौलिक अधिकार में संशोधन विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत कितना होता है, 2/3 से होगा, जो कि मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। ये आपको यहाँ तक याद रखना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो हमने कहा कि मौलिक अधिकार है ना, भारत में जो है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हमने देखा कि आपकी शुरुआत हुई अब फ्रांस से। फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 16वां, समय था 1789 का, है ना। उन्होंने जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, जनता त्रस्त हो गई, तो जनता ने एक दिन न्याय कर दिया, राजा को फांसी दे दी। जब राजा को फांसी दी तो याद रखना अब फिर उसको देख रहा था आपका अमेरिका। अमेरिका ने कहा अपन तो अभी कुछ ही दिन पहले स्वतंत्र हुए, है ना, नहीं ऐसा हो कि अपन भी चले जाएं। तो अमेरिका के जो वहां के राजा थे, है ना, उधर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा कि भैया अपन तो मौलिक अधिकार जोड़ देंगे। तो उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के नाम से मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ दिए। तो याद रखना कि एक विशेषता भी है कि अमेरिका के नागरिक मूल अधिकारों का त्याग कर सकते हैं, जबकि भारत के व्यक्ति जो है मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, 1776 में ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और याद रखिए भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, क्या है, भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से ही प्रेरित हैं। फिर हमने इधर बात की थी, किसकी चर्चा कर रहे थे हम, तो हमने अभी इधर चर्चा की बहुत सारी आपके समय से आपके संविधान की में मौलिक अधिकारों की मांग की जा रही थी। तो इसकी शुरुआत देखते हैं कब से की गई। तो मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम की गई 1895 में स्वराज विधेयक में, है ना। स्वराज विधेयक में मांग करने वाले कौन थे आपके, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1917 में कांग्रेस के मंच से मांग की गई। फिर 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की, है ना, किस नाम से की, कहां पर की, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन्होंने मांग की। फिर आपको याद रखना 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की। फिर उसके बाद हुआ आगे चल के आपका 1931 में कराची अधिवेशन, क्योंकि आपको पता है गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपके कांग्रेस ने भाग लिया। उसके पहले कांग्रेस ने जो है अपने आधिकारिक रूप से
मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार किया, जिसका नाम था कराची अधिवेशन। उसके बाद गांधी जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग को वहां पर रखा। फिर क्या हुआ, जब गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट तैयार की गई तो वहां पर संसदीय समिति ने मूल अधिकारों की मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी याद रखना, फिर क्या हुआ, भारत के लोगों ने ये बात को थोड़े कुछ समय के लिए दबा कर रखा। फिर 1945 में एक समिति बनती है जिसका नाम हुआ तेग बहादुर सप्रू कमेटी। इसमें मौलिक अधिकारों को उन्होंने कहा कि संविधान में रखे जाने चाहिए। फिर एक, आपको याद रखना, एक संविधान समिति बनी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इन्होंने अंततः कहा हमारे संविधान में मूल अधिकार रखे जाएंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता रहेगी कि मूल अधिकारों में जब भी संशोधन होगा तो विशेष बहुमत से होगा, लेकिन उसके मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अब हम इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, तो जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं अपन, तो हम यही देखते हैं कि संविधान का भाग 3, अभी तक हमने भाग 2 पढ़ लिए हैं। अब हमारा आ गया क्या, संविधान का भाग 3। संविधान के भाग 3 की शुरुआत होती है और यही रखे गए हैं आपके संविधान के भाग 3 में क्या, आपके मौलिक अधिकार क्या रखे गए हैं आपके, तो संविधान के भाग 3 में ही रखे गए हैं जिनको आप कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं आप सब लोग, आप इनको कहते हैं क्या, फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है, इनका वर्णन संविधान में कहां से कहां तक किया गया है, तो इनका जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। अब मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में आए हैं, कहां से प्रावधान आया है, तो इनका जो प्रावधान दिया गया है संविधान में वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से इनका प्रावधान हमने लिया हुआ है। अब हम एक एक, अब कौन कौन से हमारे पास अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है। तो आप सबसे पहले डालिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है, कौन सा आता है आपका, अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 12 आपसे कहता है, ये बताता है आपको राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है आपकी, तो आप कहोगे कि सर जी इसमें तो आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या दी गई है आपकी, राज्य की परिभाषा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब इसमें क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा भाग 3 के लिए है ना, याद रखिए। अब यही आप करेंगे, राज्य की जो परिभाषा है इसी के तहत भाग 3 आया है आपका, कौन आया है, भाग 3। इसी के बाद आएगा आपका कौन सा, भाग 4, है ना, जिसमें क्या रखे जाएंगे आपके, इसमें रखे जाएंगे, आगे चल के पढ़ेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ेंगे अपन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है आपकी, तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य, अब बात आती है राज्य जो है किसको हम राज्य कहेंगे, तो याद रखिए इन्होंने इसमें बताया है कि राज्य होगा क्या, राज्य किसे कहेंगे और राज्य में शामिल किसको कहा किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि राज्य की परिभाषा देते हुए, राज्य की परिभाषा देते हुए इन्होंने राज्य का वर्णन किया कि राज्य में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। तो राज्य मतलब स्टेट। अब राज्य क्या है, तो राज्य में उन्होंने कहा कि राज्य जो भी काम करेगा इसी में आएगी आपकी केंद्र सरकार। कौन आएगी आपकी, केंद्र सरकार आएगी राज्य में ही। इसी में आएगी आपकी संसद, केंद्र सरकार और संसद भी इसी का भाग है। ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य मतलब एक देश की बात कल्पना की गई है
है ना। इसी में प्रांतों की सरकारें एवं विधानमंडल आएंगे। इसी में क्या आएंगे आपके, तो याद रखना, इसी में आएंगे आपके प्रांतों या प्रांत सरकारें एवं उनके विधानमंडल, उनके विधानमंडल। क्योंकि तभी आपको पता पड़ेगा कि मौलिक अधिकार जो है उनको कौन कौन उनका उपयोग करेंगे। जब वो भी मौलिक अधिकारों में लिखा है तो उतनी सारी संस्थाएं आपको मौलिक अधिकारों को सबको प्रदान करेंगी। याद ही रखना, यही आएगा आपका क्या, स्थानीय निकाय। क्या आएंगे आपके, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय बोले तो आप कहोगे नगर पालिका, और ना जाएगी आपकी, तो आप कहोगे नगर पालिका आ जाएगी। इसी में हम बात करते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत। याद रखना, इनमें ही हम बात करें। और क्या क्या आएंगे आपकी, तो स्थानीय निकाय में ही आती है आपकी क्या, तो आप बताओगे ग्राम पंचायत। क्या आएगी आपकी, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। जिला पंचायत, ये इसी के अंतर्गत आते हैं स्थानीय निकाय। और इसी में कहा गया और आएंगे कौन आपके, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी भी किसके अंतर्गत आएंगे आपके, तो ये भी आएंगे आपके किसके अंतर्गत, आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। अब याद रखिए कि ऐसा व्यक्ति कौन था, अन्य प्राधिकारी मतलब ऐसा व्यक्ति या निकाय जो विधिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, जिसको विधिक शक्तियां प्राप्त हैं, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। याद रखना, ऐसा प्राधिकारी, किसकी बात चल रही, ऐसा प्राधिकारी, लिख लीजिए आप, ऐसा प्राधिकारी या ऐसा व्यक्ति जिसे विधिक शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे विधिक शक्तियां प्राप्त हैं, वो एक संस्था भी हो सकती है, संस्था भी हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये क्या है, ऐसी कैसी संस्था हो सकती है, ये क्या है, ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ा। तो आप याद रखना, ये कहा गया है कि ऐसी कोई व्यक्ति या संस्था आपकी जिसको सरकार के तहत भी काम करती है। जैसे याद रखना, कोरोना काल में आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल भी थे उनको भी आपको क्वारंटाइन किया गया था, मतलब उनको कोरोना सेंटर बनाए गए थे आपके, जहाँ पर इलाज किया जा रहा था। उस समय जो वो प्राइवेट संस्थाएं थी वो सरकार के अधिकार और निर्देशों पर ही कार्य करती हैं। जैसे आप चुनाव के समय पर देख लेते हैं, है ना, जैसे आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो उस समय जो है आपके विधि उपविधि और आदेशों का ही पालन करते हैं। ये क्या करती है सरकार की, विधि, किसका उपयोग करती हैं, विधि उपविधि, विधि उपविधि और जो है आपके सरकार के ही आदेशों का पालन करती है। क्योंकि सरकार जो है इन्हें कुछ अनुदान देती है। क्या देती है सरकार इनको, सरकार जो है इन संस्थाओं को अनुदान देती है। तो याद रखना, इसी के अंतर्गत आएंगी ऐसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो सरकार से, ऐसी संस्थाएं जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती। अब जो सरकार से अनुदान लेंगे भैया वो सरकार के लिए ही काम करेंगे ना, तो सरकार जैसा जैसा कहेगी वैसे वो काम करेगी। ऐसी सरकारें जो, ऐसी संस्थाएं जो सरकार से क्या प्राप्त करती हैं, अनुदान प्राप्त करती हैं, ठीक है ना, वो क्या मान जाएंगे आपकी राज्य की मोनोपोली के अंतर्गत ही कार्य करती हैं आपकी। अब बात करते हैं, जैसे राज्य है, उदाहरण भी देख के दे सकते हैं आप, राज्य के अंतर्गत ही आप इसके उदाहरण भी लिख सकते हैं जो सरकारी संस्थाएं आपकी काम कर रही हैं, ठीक है ना। इसी में हम जो लिख लेंगे, आप लिख लीजिए, जैसे आपकी उदाहरण के लिए जैसे राज्य है, अब राज्य है क्या आपके, जैसे उदाहरण करके फर्स्ट लिख लीजिए, आपने विश्वविद्यालय कहा, कौन कहा आपका, विश्वविद्यालय भी इसकी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपने कहा
इसी में आएगा आपका क्या, रेलवे बोर्ड आ जाएगा, रेलवे बोर्ड भी आएगा आपका। यही हम बात करें एनटीपीसी, ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसी में आ जाएगा आपका ओएनजीसी। तो देखो ये तो उदाहरण है भैया, है ना। बड़ी बड़ी जो महारत्न कंपनियां हैं ओएनजीसी आ जाएगी, जैसे आ जाएगी आपकी सेल, कौन सी आ जाएगी आपकी, सेल आ जाएगी। यही लिख लो जैसे एलआईसी आपकी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अब अगले लिख लीजिए जैसे आपने कहा यूपीएससी, ये भी तो एक संस्था ही है, यूपीएससी हो गई आपकी। फिर यही हम बात करते हैं, इसका नाम लिख लीजिए जैसे आपने कहा बीएसएनएल। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो आपके संविधान में मौलिक अधिकार लागू किए जाएंगे, मतलब इन सब को उनका पालन करना पड़ेगा, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या न्यायालय राज्य है या नहीं, न्यायालय के द्वारा किए गए कार्य जो राज्य के अंतर्गत आएंगे या नहीं। तो अब बात करते हैं किसकी, तो आप हेडिंग डाल लीजिए न्यायालय। न्यायालय जो है राज्य है या नहीं, न्यायालय राज्य है या नहीं। अगर हम बात करते हैं कि जो न्यायालय जो है अगर प्रशासनिक कार्य करता है, क्या करता है, न्यायालय जो है अगर प्रशासनिक कार्य करता है तो वो हो राज्य है। न्यायालय क्या करता है आपका, तो इधर हम बात करें अगर ये प्रशासनिक कार्य करेगा, प्रशासनिक कार्य करेगा, जब प्रशासनिक कार्य करता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, ये राज्य कहलाएगा, तो ये राज्य है। अगर ये न्यायिक कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा आपका, न्यायिक कार्य करेगा, तो फिर भैया ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब फिर ये राज्य नहीं होगा। तो ये याद रखना काम पर निर्भर करेगा कि वो किसका पक्ष आपका लेता है। इतना सब आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। केवल देखिए थोड़ा सा आपको बोरिंग भले ही लग रहा होगा, लेकिन इन सब में जो है हमने राज्य की परिभाषा ही बताई है। तो अनुच्छेद 12 में, किसमें, अनुच्छेद 12 में राज्य की ही परिभाषा दी गई है। अब क्वेश्चन याद रखना कि अब हम पढ़ते हैं इसी में अनुच्छेद 13, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। दो अलग अलग मामले लेना, पहला इतना ले लीजिए, फिर जो है आप उतना ले लीजिए, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो आता है हमारा, हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत होंगी वो शून्य होंगी। याद रखना इसमें क्या बताया गया है कि जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के असंगत होंगी, असंगत होंगी, वह शून्य होंगी। ये आपको याद रखना। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी विधियां मौलिक अधिकारों की क्या होंगी, असंगत होंगी, वो कैसी हो जाएंगी, शून्य होंगे आपकी। अब हम बात करते हैं, तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो क्या हुआ आपका, तो यही हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(1) में क्या दिया गया है, 13 का, अनुच्छेद 13 का सब डिवीजन नंबर 22, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है मेरे प्यारे साथियों, आप लिख लीजिए इसमें, इसमें कहा गया है कि संविधान से पूर्व विधियां, याद रखिए कब की बात चल रही है आपकी, संविधान से पूर्व, संविधान से पूर्व का मतलब क्या है, तो आप डेट लिख लेना, पूर्व विधियां यानी 26 जनवरी 1950, संविधान से पूर्व विधियां, और डेट लिख लेना कौन सी आपकी, 26 जनवरी 1950 से पहले वे
सब विधियां वे सब उस सीमा तक शून्य होंगी से पहले, वे सब विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जहां तक वह मौलिक अधिकारों के तो इसका मतलब इन्होंने बताया है कि 13 वन में बताया गया है कि भैया आपको याद रखना कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी विधियां या कानून चलते थे, जहां जहां तक वो आपके मौलिक अधिकारों के रास्ते पे आ रहे थे वो सब शून्य हो जाएंगी, बाकी सब चीजें विधियां आपकी लागू रहेंगी। इतना आपको याद रखना, यह भूत लक्षी नहीं है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे नहीं है आपके, ये भूत लक्ष्य नहीं है कि आपको 1950 के पहले अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था तो आज भी उसको सजा दे, नहीं। तो याद रखना, आप क्या कहोगे, यह भूत लक्ष्य नहीं है। यह कैसे नहीं है आपके, भूत लक्ष्य, यानी बोले तो भूतकाल पर लागू नहीं है। क्या नहीं है आपकी, भूतकाल पर लागू नहीं है। अब और क्या याद रखना, यह 26 जनवरी 1950 से लागू, यह कब से है आपके, तो अपन बात करेंगे यह 26 जनवरी 1950 से कैसे हैं आपके लागू। यह 26 जनवरी 1950 से के बाद ही क्या हुए हैं, लागू हुए। अब यही हम बात करते हैं कि कौन से आएगा आपका, तो यही आप लिख लीजिए कि आपका अनुच्छेद 13 का सब डिवीजन नंबर 2 आएगा आपका। कौन सा आएगा आपका, तो आप लिख लीजिए अनुच्छेद 13 का कौन सा आएगा, दूसरा। इसमें क्या बताया गया है, तो लिखना संविधानेतर विधियां, यानी संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी विधि जो जो अंशतः आपका या संविधान का जो भी अंश मौलिक अधिकारों के असंगत है वह शून्य होगा, विधि के प्रारंभ से लागू हो जाएगा। यानी इसमें क्या बताया गया है कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद का मतलब क्या है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत होंगी वह सब शून्य होंगे। कैसे होंगे आपकी, तो वह सब कैसे हो जाएंगी, शून्य होंगे आपकी। अब याद रखना, इसके बाद जो आता है आपका, आगे इन्होंने बताया है कि संविधान का जो है आपका अनुच्छेद नंबर 13 का जो है सब डिवीजन नंबर 3, ये क्या कहता है आपसे, भैया ये कहता है आपसे मेरे प्यारे लाडलो, आपको याद रखना है, ये क्या कहता है आपसे, तो ये कहता है कि विधि है क्या, विधि बनाएगा कौन, विधि की शक्ति रखने की वाली रूढ़िवादी प्रथा है क्या, तो याद रखना विधि, विधि यानी स्थायी विधियां किसके द्वारा बनाई जाएंगी आपकी, तो विधि बनाने का अधिकार है संसद को। यानी विधि, विधि कौन बनाएगी आपकी, तो स्थायी जो विधियां बनाती हैं, स्थायी विधियां बनाती हैं वो कौन बनाती है आपकी, तो आप बताओगे संसद। याद रखना है ना, विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। विधि यानी विधि को बनाने की शक्ति, विधि को बनाने की शक्ति संसद के पास।
तो याद रखना, विधि मतलब ही होता है आपका क्या, कानून। यानी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, लेकिन इसकी रक्षा, यानी याद रखना, इसकी रक्षा, इसकी जो है रक्षा करने का अधिकार, रक्षा करने का अधिकार आप कहोगे उच्चतम न्यायालय के पास है, यानी उच्चतम न्यायालय। तो अगर आपसे पूछा जाए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, तो आप बताओगे संसद के पास है, और उसकी रक्षा करने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताओगे कि उच्चतम न्यायालय के पास है। लेकिन याद रखिए, अगर पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं, अब यही एक और आता है आपका कि अनुच्छेद, देखो आप अनुच्छेद 13 का जो सब डिवीजन नंबर है वो 4B है। 13 का जो है सब डिवीजन नंबर कौन सा आपका, 4B है। इसमें क्या बताया गया है, संशोधन अधिनियम, संविधान में जो संशोधन होगा, तो याद रखिए कि संविधान संशोधन, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है, 368, है ना। संविधान संशोधन को भाग 3, संविधान संशोधन को भाग 3 के संदर्भ में इस संदर्भ में देखो विधि नहीं माना जाएगा। कि संविधान संशोधन को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। ऐसा कब कहा गया था, तो ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केस में। केशवानंद भारती बनाम केस कब हुआ आपका, तो 1773, 1773 नहीं, सॉरी, कौन सा होगा आपका, 1973। याद रखना, कब तक नहीं होगा, जब तक कि वह मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। कब तक नहीं माना जाएगा, तो अपन कहेंगे जब तक कि वह मूल ढांचे, मूल ढांचा को प्रभावित, मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। ये आपको याद रखना है। क्या हो गया आपके अनुच्छेद कहाँ तक पहुंच गए, 13 का सब डिवीजन नंबर 4 भी हो गया आपको। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यही हमें याद रखना है। क्या कि अगर पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, मतलब आपका जो न्यायालय है वो डिसीजन देने के बाद भी अपने डिसीजन को बदल सकता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से प्रेरित है, याद रखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है यह अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिका से कैसी आपकी प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है आपकी कौन सी, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब यही आपको याद रखना है, कौन सी बात की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और आपके उच्च न्यायालय की बात की गई है। तो याद रखिए, इसी के तहत की आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 32। यही हम बात करेंगे उच्चतम उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ है आपका, तो आप बताओगे भैया उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ है, तो देख लीजिए आप अनुच्छेद 226 में इनका वर्णन किया गया है कि अपने जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें परिवर्तन या संशोधन करने का इनको अधिकार दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा है कि आप सब लोगों को यहाँ तक मौलिक अधिकार समझ में आए होंगे।
देखो, आपको मानते हैं कि थोड़ा सा बोरिंग भले लगा होगा, लेकिन जो जानकारी है वो आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह तो आपको जो पढ़ाया जाता है वो अनुच्छेद आपके 14 से ही चालू हो जाते हैं, 14 से 35 32 तक पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब आपको सारी जानकारी पता होगी तभी आप किसी के बारे में समझ अपनी स्थापित कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों ब्रेक के बाद। धन्यवाद।